तो अभी जो है ये हमारा लिमिट स्टेट मेथड है। चैप्टर 2 में सेकंड पार्ट है। चैप्टर 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक था हमारा लिमिट स्टेट मेथड। तो पहला पार्ट मैंने बता दिया, अब हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखो, अब लिमिट स्टेट एक्चुअली होता क्या है। जैसे यहाँ पे नाम तुम लोगों को डिस्क्राइब कर रहा है ना, लिमिट स्टेट, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो लिमिट पर पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर है, उसकी कंडीशन इतनी हो चुकी है, मतलब यूज हो के इतना खराब हो चुका है कंडीशन, कि उससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं हो सकता। तो ये होता है लिमिट स्टेट। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि इट इज़, ये इज़ अ कंडीशन, लिमिट स्टेट मेथड इज़ अ कंडीशन ऑफ अ स्ट्रक्चर वंस अचीव, जो एक बार अचीव हो जाए तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो दोबारा से फिर सेटिस्फैक्टरीली यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी वही चीज़ है यहाँ पे। द स्ट्रक्चर विल फेल टू सर्व इट्स इंटेंडेड पर्पज। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो फेल हो जाएगा, अपना जो भी पर्पज होगा वो पूरा नहीं कर पाएगा। आइदर ड्यू टू लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, अब उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, और हो सकता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इन दोनों में से कोई भी एक अगर हो जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर अपना पर्पस पूरा नहीं करेगा, यानी कि वो फिर यूज में नहीं रहेगा। वो दोनों चीज़ें क्या है, हमारा लिमिट स्टेट मेथड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये रहा, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब ये दोनों में क्या है कि स्ट्रक्चर की जितनी भी, एक तरीके से ये समझ लो कि स्ट्रक्चर में जितने भी डिफॉर्मेशंस आते हैं वो ये दो कैटेगरीज में बांट दिए जाते हैं, एक होता है कोलैप्स और एक होता है सर्विसिबिलिटी। तो कोलैप्स में तो सब वो चीज़ें हैं जो, एक तरीके से ये समझ लो कि स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुका है, मतलब एकदम पूरा टूट गया, तहस नहस हो गया, ऐसे समझ लो उसको। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लेक्चर यानी कि बेंडिंग हमारी आ गई, यहाँ पे बेंड हो गया है, ठीक है, शेयर हो गया, कंप्रेस हो गया, टेंशन हो गया। तो ये सब चीज़ें आ जाती है हमारे कोलैप्स में, ठीक है। और ये वाली जो कोलैप्स वाली चीज़ें होती हैं ये सब होती हैं इमेजिनरी, ठीक है, ये हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा स्ट्रक्चर में, तो इमेजिनरी होती हैं। सर्विसेबिलिटी में क्या है, सर्विसेबिलिटी में जब, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जब आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर रह रहे हो तब आप वो सब चीज़ें जब देख रहे हो, वो सर्विसेबिलिटी है। यानी कि सर्विस जो है, सर्विस खराब होनी शुरू होगी, एक तरीके से ये समझ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि कोरोजन, जंग लग जाना, क्रैक्स आ जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना थोड़ा बहुत, ठीक है, वाइब्रेशन होना, ये एक्चुअली में होता है। ये जो चारों चीज़ें हैं, यानी कि लिमिट स्टेट सर्विसेबिलिटी जो है ये एक्चुअल में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। जहाँ पे हमारी ये एक्सेस में होनी शुरू हो जाती है सर्विसेबिलिटी, है ना, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी जब हमारा एक्सेस में होना शुरू हो जाता है, हम तभी स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं। तो एक तरीके से हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास में लोड कॉम्बिनेशन है, ये रही लोड कॉम्बिनेशन। अब ये लोड कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टीज यहाँ पे देखेंगे, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में भी और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी दोनों में देखेंगे, ठीक है। ये सब हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग है। अब देख लो, सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन है जब डेड लोड और लाइव लोड दोनों मिलाए हुए होंगे, दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे होंगे, तो उस केस में जब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स देख रहे होंगे तब हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेंगे, ठीक है। जब हम सर्विसेबिलिटी की बात करें तो कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लिया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि 1 लिया जाएगा। ऐसे जब डेड लोड के साथ साथ या तो विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, ये दोनों में से कोई एक लग रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही एक साथ आ जाए। तो फिर उन दोनों में से हम मैक्सिमम वाला जो होगा वो लेंगे। मान लो कि विंड लोड भी बहुत ज़्यादा हो गया और तभी अर्थक्वेक भी आया हुआ है, ठीक है, तो जो ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा, ठीक। वैसे तो दोनों के दोनों कभी भी एक साथ में नहीं आते, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है एक साथ होने की, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा डेड लोड और जब ये दोनों में से कोई एक, इनका कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो कोलैप्स में भी 1.5 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और जब सर्विसेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होता है। जब तीन चीज़ें हो जाती हैं कि डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड में से कोई एक, तब हमारा कोलैप्स में से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है 1.2, और यहाँ पे होता है डेड लोड प्लस 0.8, हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है किसके लिए, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए, ये चीज़ है, ठीक है। अब मैंने नोट करके यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आर नॉट कंसिडर टुगेदर, दोनों के दोनों एक साथ में नहीं लिए जाते, ये है। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज़ और लिखवाई हुई है। अब आपने एक अंतर देखा होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारे कोलैप्स में ज़्यादा है, सर्विसेबिलिटी में कम है। तो यहाँ पे देख लो क्या है, उसका रीज़न है क्योंकि हमारी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विसेबिलिटी से, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो फेल नहीं होना चाहिए, है ना। देखो क्या होता है कि इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ही वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं हो रहा है।
सर्विसेबिलिटी वाली कंडीशन जो है ना कि वाइब्रेशन आ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्रैक्स, कोरोजन, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब आपने होती भी देखी हैं, लेकिन कोलैप्स होते हुए कभी नहीं देखा। आप किसी स्ट्रक्चर में रह रहे हो, किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, कोलैप्स हो गई अचानक ही, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने क्रैक्स देखे होंगे, वाइब्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो उसका रीज़न वही है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पे कम है सर्विसेबिलिटी में, और कोलैप्स में बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि कोलैप्स में ज़्यादा है, तो कोलैप्स में क्या हो गया कि सेफ हो गया है, तो सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम मेटेरियल, दो तरह के मटेरियल हमारे पास में कंक्रीट में है। एक कंक्रीट है, ठीक है, आरसीसी में दो तरह के मटेरियल, सॉरी, एक कंक्रीट है, एक हमारा स्टील है। तो हम दोनों के लिए हम अपने क्या देखेंगे, डिज़ाइन स्ट्रेंथ देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले इसमें कंक्रीट है हमारा, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी 0.67 एफसीके। अब ये कैसा है 0.67 एफसीके, देखो जो हमारा एफसीके है उसको आपने एक बार डिवाइड किया किससे, अपने 1.5 से डिवाइड किया आपने, तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.67 एफसीके। अब यहाँ पे इसको आप एक बार और डिवाइड करोगे 1.5 से, ठीक है, इसको एक बार और डिवाइड करोगे तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब आप लैब में होते हो, क्यूब के ऊपर आप अपनी टेस्टिंग कर रहे होते हो, तब आपका एज इट इज़ ले लिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि एफसीके, जब उस पर यूनिएक्सियल लोडिंग लगता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि यूनिएक्सियल लोडिंग तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो कई तरीके से लोड लग सकता है। तो और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्यूब भी कभी नहीं होता है ना, बीम से डाली जाती है स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, बीम, और जब कोई दूसरी तरह की लोडिंग होती है तब हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है 0.67 एफसीके, ये रहा। और जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जो हम साइट पे होते हैं डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है 0.45 एफसीके। तो हम जितने भी अपने डिज़ाइनिंग करने वाले हैं वो 0.45 एफसीके के लिए ही करने वाले हैं। तो यानी कि अब आगे जितने भी फॉर्मूले आएंगे सब में 0.45 एफसीके लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब स्टील में देखो, स्टील में डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफआई, उसको डिवाइड कर दो 1.15 से, तो ये होता है। अब आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कंक्रीट में 1.5 है, स्टील में 1.15 है, ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है ये रहा। तो इसका रीज़न क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों की अलग अलग है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है, यानी कि जो क्वालिटी चेक है जब बनाते हैं कंक्रीट को और स्टील को दोनों को, तो कंक्रीट में जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर होती है, यानी कि कम होती है, स्टील में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो यही रीज़न है कि हमारा यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में ज़्यादा लिया गया है और स्टील में कम, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे वेरिएशन कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये लिखा हुआ है रीज़न यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है हमारी कंक्रीट की, ठीक है, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि यहाँ पे जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली है ना, ये देखो, ये जो यहाँ पे मैं सॉरी ये स्टील का है, यहाँ आ जाओ इसमें। तो ये जो मेरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना एफसी के, ये बराबर होता है अल्टीमेट के ही, एफ के ही बराबर होता है, ठीक है। ये है यहाँ पे कहने का मतलब, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और स्टील में अगर हम बात करें तो यील्ड स्ट्रेस जो होता है स्टील का, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिया जाता है, यानी कि वहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की, उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं, यील्ड स्ट्रेस को लेते हैं। उसका रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, दिस इज बिकॉज, कारण क्या है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत हाई स्ट्रेन पे ऑब्टेन होता है, ठीक है। किसमें, स्टील की हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो बहुत हाई स्ट्रेन पे ऑब्टेन होता है। यहाँ देखो ये ग्राफ है हमारे पास में, ये जो ग्राफ है आपके सामने लेफ्ट साइड में, ये कंक्रीट का ग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो इसको मेंशन कर लो। ये वाला ग्राफ है यहाँ पे कंक्रीट का, और ये वाला ग्राफ है यहाँ पे स्टील का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0.002% यानी कि 0.2% स्ट्रेन पे आपकी कितनी वैल्यू आ गई है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको मिल गया है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें किसमें, अपने स्टील में अगर हम बात करें, तो ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये यहाँ जा कर के आती है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेन पॉसिबल नहीं होता किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं लिया जाता, क्या लिया जाता है, यील्ड स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेंथ लिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी अचीवेबल होता है, यहाँ तक हम उसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हम उसको अचीव कर लेते हैं, और इतना स्ट्रेन जो है वो देखने मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब आगे देखते हैं, ये रीज़न भी हमने समझ लिया। अब अजम्पशंस है हमारे यहाँ पे, कुछ अजम्पशंस हैं एलएसएम के।
तो ये एलएसएम के अजम्पशंस क्या है कि हमारा प्लेन सेक्शन जो होता है वो सेम रहता है, यानी कि प्लेन सेक्शन प्लेन ही रहता है, बेंडिंग से पहले भी बेंडिंग के बाद भी। ये वाला यहाँ पे सॉम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है आउटर मोस्ट फाइबर में, कंक्रीट की हम बात करें, जब कंक्रीट हमारे कंप्रेशन में होगा तो उसका जो आउटर मोस्ट फाइबर होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मान लो ये हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट में ये वाला ऊपर का पार्ट किस में होता है, कंप्रेशन में होता है। तो जब ये कंप्रेशन में होगा तो जो इसका हमारा आउटर मोस्ट फाइबर होगा, यानी कि ये वाला जो आउटर मोस्ट फाइबर होगा, इसमें जो स्ट्रेन होगा उसकी वैल्यू होगी 0.0035, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये है। और एक्सियल कंप्रेशन में जब एक्सियल कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 0.002 होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेंशन कर लो। और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसके बहुत बार एग्जाम में। इसके बाद में नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो कंक्रीट होता है इसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, द स्ट्रेसेस इन रिइंफोर्समेंट आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे रिइंफोर्समेंट यानी कि जो हमारे स्टील है उसमें जो भी स्ट्रेस आएंगे, ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं जिस भी तरह का आप स्टील यूज़ करने वाले हो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालो पहले। तो जिस भी तरह का स्टील यूज़ करने वाले यानी कि माइल्ड स्टील है या फिर Fe414 है या फिर Fe500 है, उनका पहले आप क्या करोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे, फिर क्या करोगे, तब जा करके आप स्ट्रेस निकालोगे कि किस तरह के स्टील में किस तरह का स्ट्रेस आने वाला है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के सामने है ये कंक्रीट का डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, जो अभी ऊपर पॉइंट आया था कि हम क्या लेते हैं 0.45 FCK के लिए डिजाइनिंग करते हैं। तो ये है यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे 0.002 यानी कि 0.2% है ये रहा, ठीक है, यहाँ पे देखो इसके लिए हम डिजाइनिंग करते हैं ये रहा। और ये हमारा 0.0035 यानी कि आउटर मोस्ट फाइबर का ये रहा, एक्सियल फाइबर का ये रहा, जब एक्सियल लोडिंग रहती है, ये समझ लो। अब स्टील पे आ जाओ, तो स्टील में हमारा कैसे होता है, पहले हमारा यहाँ पे माइल्ड स्टील का है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बना रहा हूँ, ये पहले माइल्ड स्टील का है। तो माइल्ड स्टील में क्या है कि Fy आपका ये रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया, ये हो गया 0.87 Fy, ठीक। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यानी कि एक्चुअल कर्व है कह सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन कर्व है, डिज़ाइन कर्व यानी कि इसके लिए हमें डिज़ाइनिंग करनी है 0.87 Fy के लिए। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से यहाँ पे समझो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसने यहाँ पे कट किया, ठीक। तो ये समझ लो कि यहाँ पे ये कुछ वैल्यू है यहाँ पे स्ट्रेन की, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है ना, ये मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेन थीटा अप्लाई करो, ये थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, टेन थीटा अप्लाई करो, ये हाइट कितनी है यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 0.87 Fy है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है P/B होता है, तो P/B किया हुआ है यहाँ पे 0.87 Fy अपॉन स्ट्रेन हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो ES, अब हमें पता है कि टेन थीटा जो है यानी कि जो स्लोप होता है लाइन का वो किसके बराबर होता है, हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है स्टील में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ES हो गया, इसीलिए लिखा गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील इक्वल्स टू 0.87 Fy अपॉन स्ट्रेन हो गया। अब स्ट्रेन को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ES को मैं नीचे ले जाऊँगा, ये रहा। अब आप ES की वैल्यू रख दोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो आपका सॉल्व करके यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ऐसी Fy की भी वैल्यू रख दोगे, मान लो आपका 250 है तो यहाँ पे आप 250 पुट करोगे, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो बिकॉज चेंज होता नहीं है, चाहे वो आपका माइल्ड स्टील हो चाहे वो आपका HYSD हो, ये चीज़ है। चलो अब आगे देख लो। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने स्ट्रेन निकालना सीखा, इस बात को याद रखना है, स्ट्रेन निकालना सीखा है किसके लिए, 0.87 Fy के लिए। अब आगे आ जाओ, माइल्ड स्टील में ज़रा तुम लोगों को ध्यान हो तो माइल्ड स्टील में जो आपका स्ट्रेन है वो निकालना आसान है। दूसरी चीज़, जो आपका एक तरीके से फेलियर वाला स्ट्रेस है कि यील्ड स्ट्रेस जो है वो भी निकालना आसान है, वो भी आपको पता ही होता है। लेकिन जो आपके हाई यील्ड स्टील होते हैं उनमें नहीं होता आसान Fy को निकालना, यानी कि यील्ड स्ट्रेस को निकालना। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 0.2% ऑफसेट स्ट्रेन लेते हैं, वहाँ से हम अपना क्या निकालते हैं, ऑफसेट स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ऊपर वाला। इसके बाद में मैंने क्या किया, 0.87 Fy का एक डिज़ाइन कर्व मैंने बनाया, यहाँ से मैंने एक पॉइंट कितना लिया, 0.2% ऑफसेट स्ट्रेन मैंने लिया, उसने कहाँ पे किया इंटरसेप्ट, यहाँ पे किया। यहाँ से फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो टोटल स्ट्रेन मुझे कितना मिल रहा है, इतना मुझे टोटल स्ट्रेन मिल रहा है।
तो ये देखो 0.87 FI के लिए सेम वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे उतना ही एंगल बनेगा थीटा, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 0.87 FI जैसे ऊपर मैंने निकाला। तो टोटल स्ट्रेन मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है कितना 0.002 और प्लस 0.87 FI ES, ये हो जाएगा। तो टोटल स्ट्रेन मैंने यहाँ पे निकाली, ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा FE 415 है तो यहाँ पे FE की वैल्यू रख दूंगा 415, इसको सॉल्व करेंगे। ES तो सेम रहने वाला है हमेशा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, और नीचे ऐसे ही 500 के लिए ये आ जाएगा। हमें जो चीज़ याद रखनी है, हमें वो ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये MCQs में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हमारा क्या है, फेलियर के टाइम पे जो स्ट्रेन होता है ये वो है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन स्टील, मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगा एट द टाइम ऑफ फेलियर, इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना तो होगा ही होगा। ये हमारा एक तरीके से समझ लो कि मिनिमम वैल्यू है ये, ठीक है, 0.002, ठीक। चलो जी, अब आगे देखो। इसके बाद में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं LSM में, जैसे कि पहला ये है फेलियर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा यहाँ पे फेलियर होता है ये वो प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, सेफ्टी इज चेक्ड एट अल्टीमेट लोड, जो हमारी सेफ्टी होती है वो अल्टीमेट लोड पे चेक की जाती है, और जो सर्विसेबिलिटी है वो हमारे वर्किंग लोड पे चेक की जाती है, ये चीज़ है, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, LSM गिव्स स्मॉलर सेक्शन डायमेंशन। जो LSM होता है वो छोटे साइज के हमें क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है, यानी कि स्ट्रक्चर का साइज छोटा हो जाता है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है, किसमें, LSM में। तो ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू WSM, ये यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, ये रहा। LSM जो होता है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है देन WSM, ये चीज़ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट डिज़ाइन मूवमेंट ऑफ बीम, एक बीम का डिज़ाइन मूवमेंट हमें बताना है जिसके ऊपर ये सब लोडिंग लग रही है, यानी कि डेड लोड लग रहा है 100 kN/m, लाइव लोड लग रहा है, विंड लोड लग रहा है, अर्थक्वेक लोड लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे डिज़ाइन क्या करके बताना है, मूवमेंट बताना है मुझे यहाँ पे। तो अब देख लो इसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अब ये देखो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहे हैं। कॉलैप्स के लिए करना है सबसे पहली चीज़, ठीक है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉलैप्स के लिए हम करेंगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओ। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए कितना था, 1.5 था, डेड लोड प्लस लाइव लोड, यही तो था। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो डेड लोड लाइव लोड कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 150 टोटल करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 225 kN/m लोड, एक ही हो गया। दूसरा देख लो यहाँ पे, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका क्या हो सकता है भैया, डेड लोड प्लस विंड लोड अपॉन में अर्थक्वेक लोड, ये हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है, अर्थक्वेक लोड है, तो फिर यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अर्थक्वेक लोड ही ले लेता हूँ एक बार में। लो मैंने अर्थक्वेक लोड लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब इसके लिए देखो, जैसे ऊपर था यहाँ पे भी 1.5 होगा, अगर तुम लोगों को ध्यान हो, जस्ट अभी भी हमने पढ़ा है, देखो 1.5 है यहाँ पे, मैं करके दिखाता हूँ रुको। हाँ यहाँ देखो ये रहा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। अब देखो तो यहाँ पे 1.5, यहाँ पे हमारे पास में कितना है, नीचे डेड लोड है हमारे पास कितना 100, और ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 1.5, दैट मीन्स 450 kN/m, एक ही हो गया। चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ लो भैया, W ये विंड लोड को तो भूल ही जाओ, बिकॉज अर्थक्वेक लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, इसको करो। तो यहाँ पे 1.2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगेगा। डेड लोड हमारा कितना है 100, प्लस यहाँ पे कितना है हमारा लाइव लोड 50, प्लस अर्थक्वेक लोड हमारा कितना है यहाँ पे 200। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास में, ये हो चुका है 350, यानी कि 1.2 इंटू 350। चलो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 420। ये हो गया यहाँ पे, एक सेकंड चल नहीं रहा, 420 kN/m। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ पे, तो यानी कि मूवमेंट भी इसी की वजह से होगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लोड का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन क्या करेंगे हम, अब ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा यहाँ पे डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का, और ये कितनी वैल्यू हमें देगा, 450 kN/m, ये देगा हमें, ठीक है। ये चीज़ है। मूवमेंट कैसे निकाला जाए,
या मूवमेंट निकालने के लिए तो तरह तरह के फॉर्मूले हैं, है ना, जैसे कि WL² / 8, तो इस तरह के फॉर्मूले हैं। तो उसने हमें आगे कंडीशन नहीं दी है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया अभी तक के लिए। तो जिस तरह की वो आगे और फर्दर कंडीशन देता, लेंथ वगैरह देता, टाइप ऑफ लोडिंग देता, तो हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया फिलहाल। तो अब हमने क्या कर लिया, पूरा अपना समझ लिया है कि लिमिट स्टेट मेथड कैसे काम करता है।